हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का कामकाज। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जुडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द जुडिशियरी, न्यायपालिका। Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. This time, let us not recall the story, but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. हमने चैप्टर 4 के पार्ट 1 में ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन की बात की थी, जिसके वजह से देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि यह डिसीजन वैलिड है। उसके बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया था। आप डिटेल में जानने के लिए चैप्टर 4 के पार्ट 1 के लेक्चर को देख सकते हैं। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस ये कल्पना करेंगे कि ये कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। Imagine what would have happened in the following situations. कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। If there was nothing like a Supreme Court in the country. देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो प्रोटेस्ट होते ही रहते और इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता। Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government. सर्वोच्च न्यायालय तो होता, पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तो होता, बट सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने का कोई पावर नहीं होता, तो वैसे केस में गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। Even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict. उसे अधिकार होता, मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो होता, बट अगर लोगों को यह भरोसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फेयर जजमेंट करेगी। Even if it gave a fair judgment,
if those who appealed against the government order did not accept the judgment. भले ही वो निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। मान लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट फेयर जजमेंट ही करती, बट जो लोग गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ अपील कर रहे थे, अगर वे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट के फेयर जजमेंट देने का कोई फायदा नहीं होता। This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies. देखिए, हमने पीछे स्लाइड में जो 4 कंडीशंस देखी, वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट के होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से एक डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशियरी का होना बहुत जरूरी है, ताकि जुडिशियरी फेयर वर्डिक्ट दे सके और गवर्नमेंट एंड सिटीजन दोनों जुडिशियरी के वर्डिक्ट को माने। गवर्नमेंट जुडिशियरी के काम में इंटरफेयर ना करे, जिससे जुडिशियरी फेयर तरीके से काम कर सके। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। जुडिशियरी, एन इंस्टीट्यूशन empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास लीगल डिस्प्यूट्स सुलझाने का और न्याय करने का अधिकार हो, उसे जुडिशियरी यानी न्यायपालिका कहते हैं। देश के सभी कोर्ट्स को कलेक्टिवली जुडिशियरी कहा जाता है। न्यायपालिका एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. देश में डिफरेंट लेवल्स पे जो कोर्ट्स हैं, उन्हें कलेक्टिवली जुडिशियरी कहा जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट्स ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। इंडियन जुडिशियरी में पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट्स में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल लेवल के कोर्ट्स हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इट मीन्स the Supreme Court controls the judicial administration in the country. भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है, यानी एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देश में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यायिक प्रशासन को कंट्रोल करता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देश के सभी कोर्ट्स को मानना होता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। वो इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। देश के नागरिकों के बीच। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट नागरिक और सरकार के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। नागरिकों और सरकार के बीच। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट दो या दो से ज्यादा
स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल। सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच, it is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high courts. सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ये फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि जुडिशियरी ना तो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के कंट्रोल में है और ना ही एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कंट्रोल में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार या फिर जो पार्टी पावर में है उसके मर्जी के अनुसार जजेस काम नहीं करते। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this. इसी वजह से मॉडर्न डेमोक्रेसी में सभी कोर्ट्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं ताकि फेयर जजमेंट कर सके। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशविरे से नियुक्त करता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट select the new judges of the Supreme Court and the High Courts. In practice, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजेस को चुनते हैं। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। There is very little scope for interference by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस का स्कोप बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as removing the President of India. एक बार किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के बाद उसे उस पोजीशन से हटाना
लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने जैसा ही मुश्किल काम है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by two-thirds members of the two houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सेपरेटली टू थर्ड मेंबर्स के मेजोरिटी से इम्पीचमेंट मोशन पास करके ही एक जज को हटाया जा सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. भारत का जुडिशियरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the constitution of the country. देश के संविधान को इंटरप्रेट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन और स्टेट लेवल पर अगर उन्हें लगता है कि लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ पास किया है या फिर एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई काम किया है जो देश के संविधान के विरुद्ध है, तो वो ऐसे लॉ को या कार्रवाई को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। 10. They can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as the judicial review. जब उनके सामने किसी लॉ को या एग्जीक्यूटिव के किसी एक्शन को चुनौती मिलती है, तो वे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं। मतलब संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशियरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इंडियन जुडिशियरी के पावर्स और इंडिपेंडेंस के वजह से वो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन की तरह काम करती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of
एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। In recent years, the courts have given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Recent years में कोर्ट्स ने पब्लिक इंटरेस्ट को और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जजमेंट्स और डायरेक्टिव्स दिए हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. अगर गवर्नमेंट के एक्शन से पब्लिक इंटरेस्ट को ठेस पहुंचा है तो इस कंडीशन में कोई भी कोर्ट जा सकता है। इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका कहते हैं। सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का पावर होता है तो गवर्नमेंट इस पावर का मिसयूज ना करे और अपने मन मर्जी से कोई भी डिसीजन ना ले। कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है। सरकारी अधिकारी को करप्शन करने से, भ्रष्ट आचरण करने से भी कोर्ट रोकता है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people. इसीलिए लोगों को जुडिशियरी पर काफी विश्वास है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।